हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर नंबर 3 के अंदर ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक चाल, त्वरण क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ने जब चैप्टर 3 स्टार्ट किया तो अपने 2 लेक्चर लिए थे वेग तक। फिर अपन को आवश्यकता पड़ी कि कुछ मैथमेटिकल टूल्स जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अवकलन एवं समाकलन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर अपने 3 लेक्चर तक वो पढ़ा। आज अपन देख रहे हैं ताक्षणिक वेग एवं ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक का मतलब होता है किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष। अब कोई भी वस्तु गतिशील है तो संपूर्ण गति के दौरान उसके भिन्न भिन्न समयांतराल के लिए उसका वेग एवं चाल अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो अपन अभी तक पहले क्या ज्ञात करते थे? औसत वेग। औसत वेग के अंदर क्या बताते कि कुल विस्थापन अपॉन समयांतराल। क्या कहा था? इट मीन्स v एवरेज इज इक्वल टू था डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब समयांतराल पर डिपेंड कर रहा है वेग कि मान लेते हैं t1 समय पर वेग v1 है और t2 समय पर वेग क्या है v2 है। तो इसका औसत वेग अपन ऐसे ज्ञात करते थे। लेकिन बताइए कि इस जो समयांतराल के अंदर बताइए कि nवें सेकंड पर इसका वेग क्या होगा। अब उसके लिए भी एक्चुअल में तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक समयांतराल होगा यहाँ पे, और इस दोनों के बीच का अपन क्या ज्ञात करेंगे? औसत वेग। और वो औसत वेग ही और बस उस समय का क्या कहलाएगा? वेग। तो अपन किसी क्षण विशेष पर मतलब nवें सेकंड पर वेग ज्ञात करना है तो जो ये समयांतराल है उसको अपन क्या करते हैं? कम करते हैं। अब समयांतराल को कम करने का मतलब डेल्टा t है, इसको अपन क्या करें? मतलब ये कैसा होना चाहिए? अंततः सूक्ष्म होना चाहिए। समयांतराल बहुत ही कम हो, उस कंडीशन में अपन ज्ञात कर सकते हैं ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग और उसको पर v एट t इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन इसको 0 की तरफ ले जा रहे हैं तो यहाँ पे अपन लगाएंगे लिमिटेड डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये डेल्टा t टेंड्स टू 0 ये क्या बता रहा है कि डेल्टा x अपॉन t का वह मान, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t का वह मान जो डेल्टा t को शून्य की ओर अग्रसर करता है। इसका अर्थ तो ताक्षणिक वेग v t इक्वल टू क्या आया? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 सूक्ष्मांतराल को डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और इसी को ही अपन गणितीय भाषा के अंदर लिख सकते हैं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt का अर्थ क्या है कि विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन या फिर अपन कह सकते हैं इट मीन्स किसी समय विशेष पर आप वेग ज्ञात कर रहे हैं तो अपन विस्थापन का जो समीकरण दे रखा होगा उसको समय के सापेक्ष क्या करेगा? अवकलन करेंगे तो वो अपन को क्या बताएगा? ताक्षणिक वेग। तो ताक्षणिक वेग की परिभाषा क्या होगी
किसी गतिमान वस्तु का किसी क्षण विशेष पर जो वेग होगा वही क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग। इसी प्रकार चाल क्या करेगी, किसी गतिमान वस्तु की चाल किसी क्षण विशेष पर चाल होगी वही क्या कहलाती, ताक्षणिक चाल। तो अपने पास जो गाड़ियों के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो मीटर लगे होते हैं वो क्या बताते हैं, चाल, और चाल में भी कौन सी, ताक्षणिक चाल को व्यक्त करते हैं। स्पीडोमीटर क्या बताते हैं, ताक्षणिक चाल, या फिर अपन क्या कहते हैं, ओडोमीटर। तो ये बात हो गई अपने पास ताक्षणिक चाल की। तो औसत वेग क्या है, किसी समय अंतराल के अंदर बताएगा, और ताक्षणिक किसी क्षण विशेष पर बताता है, वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चाल वगैरह ये दोनों सेम है। अब देखिए, क्या किसी कंडीशन पर ताक्षणिक वेग और औसत वेग समान हो जाए, हो सकता है। कब, कि यदि जो वस्तु गति है कैसी हो, एक समान गति, एक समान, और उस एक समान गति की कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि ताक्षणिक वेग बराबर क्या हो जाता है, औसत वेग। कि एक समान गति की कंडीशन में ताक्षणिक वेग और औसत वेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि अपने पास यहाँ पे v ताक्षणिक बराबर आया डी एक्स अपॉन, तो यहाँ से डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी, v इंटू डी टी। तो यहाँ से x बराबर अगर संपूर्ण विस्थापन देखें तो क्या लिख सकते हैं, v x बराबर v डी टी। सपोज करें अपने पास ये कोई ग्राफ है, x ये मान लेते v और t, वेग समय का क्या है, ग्राफ है, कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। तो vt वक्र, तो विस्थापन होगा वो क्या होगा कि समाकलन की परिभाषा, समाकलन क्या बताता है कि एरिया अंडर द कर्व, कि v इंटू डेल्टा टी का समाकलन का मतलब संपूर्ण भाग। तो यहाँ से इस एरिया के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होगा वही क्या कहलाता है, इसका विस्थापन कहलाता है। तो अब यहाँ से अपन एक चीज भी लिख सकते हैं कि vt वक्र का समय अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल क्या बताता है, विस्थापन को व्यक्त करता है। अब दूरी ज्ञात करना हो तो क्या होता है कि यदि एस टी चाल समय वक्र का अपने पास घेरा गया क्षेत्रफल कुल क्या कहलाएगा, दूरी कहलाता है। ये तो आप जानते हैं। अब आगे अपन चलें, आगे अपन एक समान वेग वगैरह अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर उससे क्या पढ़ाई तब कर लिया था। अब बात करते हैं अपन त्वरण की, किसकी, त्वरण की। त्वरण, एक्सेलरेशन, जब देखा अपने पास दूरी के सापेक्ष जैसे समय बढ़ता जाएगा वेग में परिवर्तन, ये दूरी में या विस्थापन में परिवर्तन को अपन ने दर्शाया भौतिक राशि थी वेग के द्वारा, उसमें भी अपन ने देखा औसत वेग, ताक्षणिक वेग। अब देखें कि जैसे कोई गतिमान वस्तु है तो गति के दौरान उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता है। क्या होता है, वेग में। अब वेग में परिवर्तन अपने पास दो तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है समय के सापेक्ष और
दूसरा हो सकता है दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। अब वेग में परिवर्तन देखा अपन ने, बात करें पहले दूरी के सापेक्ष। अपन किसी वस्तु अगर दूरी के सापेक्ष लिया जाए तो ये जो त्वरण, जो भौतिक राशि आएगी, परिवर्तन आएगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए कि वेग में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष जो मान आएगा वो एक कांस्टेंट आना चाहिए। लेकिन सपोज करें अपने पास किसी वस्तु को अपन पृथ्वी तल से या ऊपर ऊंचाई से कुछ गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसके वेग में परिवर्तन, जैसे यहाँ पर इसका वेग अलग होगा, यहाँ पे इसका वेग अलग होगा, यहाँ पर वेग में निरंतर क्या हो रही है, क्या हो रही है, डिफरेंट डिस्टेंस पर उसका वेग क्या है, डिफरेंट। तो अपन जो त्वरण को लेंगे वो किसके सापेक्ष लिया जाएगा, दूरी के सापेक्ष न लेकर कैसे लेंगे, समय के सापेक्ष। ठीक है, कि दूरी के सापेक्ष जो अपने पास त्वरण एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए, वो कांस्टेंट वैल्यू अपने पास प्राप्त नहीं होती, इसलिए त्वरण को अपन दूरी के सापेक्ष न लेके किसके सापेक्ष लेते हैं। तो त्वरण यहां से क्या पता चला कि वेग है, वो वेग में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष परिवर्तन होता है, लेकिन प्राप्त भौतिक राशि त्वरण है वो कांस्टेंट है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कि वेग में परिवर्तन की दर, यहाँ पे अपन लिखेंगे डायरेक्टली, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो यहाँ हमेशा वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष लिया जाएगा, समय के सापेक्ष। ओके, चलिए अपने आया वेग में परिवर्तन की, और भी परिभाषा देख सकते हैं, क्या आ सकता है कि गतिमान वस्तु के समय के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, उस भौतिक राशि को अपन कहते हैं त्वरण कहते हैं। ओके, तो यहां से अपन त्वरण ए बराबर लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन अपन समयांतर, लिख सकते हैं। मानते हैं वेग में परिवर्तन a इक्वल टू पास आया v2 माइनस का v1 अपॉन t2 माइनस का t1, और उसको लिख सकते हैं अपन डेल्टा t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, औसत त्वरण। क्या कहा जाएगा, औसत त्वरण। तो औसत त्वरण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि गतिशील वस्तु के निश्चित समयांतर में जो वेग में परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, औसत त्वरण। अब त्वरण का अपने पास मात्रक क्या होगा, वेग ये मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और ए एवरेज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन डेल वी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन बात करें अपन ताक्षणिक त्वरण की, किसकी, ताक्षणिक त्वरण कि गतिमान वस्तु का निश्चित क्षण विशेष पर जो त्वरण होगा, कि निश्चित क्षण विशेष पर त्वरण क्या कहलाता है, ताक्षणिक त्वरण। और उस ताक्षणिक त्वरण के लिए आप जानते हैं क्या चाहिए अपन को, समयांतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अर्थात अत्यंत क्या होना चाहिए, सूक्ष्म समयांतराल, अत्यंत सूक्ष्म। तो उसके लिए अपने पास a एट t अपन क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल v अपॉन डेल t, और यहाँ से अपन a t इसका t लिख सकते हैं अवकलन की परिभाषा से,
कि dv अपॉन dt। इसका अर्थ क्या है कि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है? अवकलन त्वरण कहलाता है। तो यहां से चीज त्वरण क्या करेंगे कि त्वरण की गतिमान वस्तु है तो उसमें वेग में परिवर्तन दो तरीके से पॉसिबल है। एक तो अपने पास दूरी के सापेक्ष, दूसरा समय के सापेक्ष। अपन दूरी के सापेक्ष नहीं लेंगे क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, जिसके लिए अपन किसको लेंगे? समय के सापेक्ष परिवर्तन को लेंगे। ठीक है, चलिए समय के सापेक्ष परिवर्तन। ओके, तो यहां से अपने पास त्वरण a इक्वल टू आया डी वी अपॉन डी। तो यहां से डी वी इक्वल टू अपन लिख सकते हैं a डी टी। कि dt क्या बता रहा है कि dt समयांतराल में क्या बता रहा है? dt समयांतराल में वेग, गतिशील वस्तु का वेग। तो संपूर्ण वेग ज्ञात कर, तो अपने यहाँ क्या लिखे? v इज इक्वल टू समाकलन ऑफ a dt। इसका सपोज करें अपने पास यहाँ पे एक ग्राफ है, किसके बीच? त्वरण और समय के बीच। त्वरण समय के बीच ये ग्राफ मान लेते है ए से बी। इस सूक्ष्म समयांतराल मान बात करें समयांतराल के लिए ये dt समयांतराल है, उसका त्वरण क्या है? a t। तो इस अल्पांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a dt। तो ये क्षेत्रफल a dt किसके बराबर है? वेग के। मतलब ये क्षेत्रफल अल्पांश का, ये डेल्टा टी समय के लिए किसको प्रदर्शित करता है? वेग को। तो ऐसा ऐसा क्षेत्रफल संपूर्ण ज्ञात करें, क्या करें? संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए तो ये संपूर्ण a से b तक का क्या बताता है? वेग को प्रदर्शित करता। तो मैं कह सकता हूं कि AT वक्र तथा समय अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल वेग को प्रदर्शित करता है। किसको? वेग को प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए, हाँ, तो समझ में आई चीजें। अब अपन देखते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से समझें। ग्राफ बनाए कि त्वरण भी अपने पास एक समान त्वरण हो सकता है, असमान त्वरण हो सकता है। कि पहले अपन इसको दर्शाते हैं xt वक्र के द्वारा। xt वक्र में अपन त्वरण को प्रदर्शित करते हैं। फिर धीरे धीरे ये अपने पास तीन ग्राफ बनाएंगे, एक x एंड t। पहला ग्राफ ये x t, एक ग्राफ हो सकता है। अब xt में ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने पास त्वरण देखना है। xt की बात करें तो dx अपॉन dt किसका? वेग को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे वेग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ये त्वरण अपने पास कैसा होगा? पॉजिटिव, या फिर अपन कहेंगे तो ए पॉजिटिव। ये अपने पास क्या होगा? ऋणात्मक। ये किसको प्रदर्शित करेगा? और ये अपने पास कांस्टेंट है, वेग 0 तो त्वरण भी 0, शून्य। तो चीजें समझ में आई
कि xt वक्र कुछ इस प्रकार का वक्र होगा, dx अपने वेग पॉजिटिव, ओके, तो वेग में परिवर्तन पॉजिटिव, तो त्वरण xt। अब बात करें अपन vt वक्र की, ये तो बात की किसकी, xt वक्र। अब vt वक्र में देखें, vt हाँ, vt वक्र में बात करें अपन, एक वेग एंड टी कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से चार डायग्राम हम बनाते हैं कि वी इन टी इस प्रकार से, और एक अपने पास है ओके। देखते हैं, चलिए ये वीटी वक्र पे देखें अपन, जो वेग समय वक्र की ढाल, वेग समय वक्र की ढाल त्वरण पता है कि a बराबर हो जाएगा dv अपॉन dt। तो यहाँ पे देखें तो ये ढाल सभी जगह क्या रहेगी, समान रहेगी, कि ढाल क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो ये कौन सा त्वरण होगा, एक समान त्वरीय गति। कौन सी, एक समान त्वरीय गति को व्यक्त करता। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे समय के सापेक्ष जो वेग में परिवर्तन है वो अलग अलग है, वेग में परिवर्तन अलग अलग, तो ये कौन से होगी, असमान त्वरीय। अब असमान त्वरीय में गति में भी क्या वेग में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उसके लिए अपन क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ए दस है, ढाल निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्पर्शरेखा, इसको मान लेते हैं अपन थीटा वन, थीटा वन, ऐसा क्या सब पॉइंट अपन यहाँ बनाएंगे। यहाँ पर देखें ये थीटा टू, थीटा टू। अब देखिए यहाँ पे थीटा टू इज ग्रेटर देन, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, इट मीन्स इसकी ढाल कि dv अपॉन dt एट पॉइंट b इज ग्रेटर देन dv अपॉन dt एट पॉइंट a, dv अपॉन dt ab इज ग्रेटर देन a, इट मीन्स त्वरण में क्या हो रही है, तो यहाँ पे अपन क्या होगा, धनात्मक त्वरण। कैसा होगा, पॉजिटिव, धनात्मक त्वरण। चीजें समझ में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वेग समय वक्र की ढाल किसको, त्वरण को। त्वरण के लिए अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे थीटा वन 8.8, इसी प्रकार यहाँ पे बनाएंगे ये थीटा टू 8.p। आप जानते हैं थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, तो अपन थीटा टू ढाल dv अपॉन dt एट पॉइंट a इज ग्रेटर देन dv अपॉन dt एट पॉइंट p। इट मीन्स त्वरण a पर ज्यादा है, b पर कम है। वेग में परिवर्तन या वेग में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो इसको कहते हैं अपन ऋणात्मक त्वरण। क्या कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को अपन कहते हैं मंदन कहते हैं। चौथा ग्राफ देखें यहाँ पे वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष शून्य, अर्थात dv अपॉन dt इक्वल टू 0, इट मीन्स त्वरण शून्य। त्वरण क्या है, शून्य त्वरण। ओके, तो ये त्वरण अपन को क्या प्राप्त हुआ,
चीज समझ में आई। इस प्रकार वीटी कर्व पर ऐसा तो एक समान त्वरीय गति, कुछ कर्व से तो असमान त्वरीय गति, कुछ इस प्रकार से है, ढाल धनात्मक हो रही है तो वृद्धि होगी पॉजिटिव, ऐसा है तो ऋणात्मक, और वीटी कर्व ऐसा तो त्वरण शून्य। अब एक समान त्वरीय गति को अपन एटी वक्र पर किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? एटी वक्र, ए टी वक्र या फिर त्वरण समय वक्र, ए है एंड टी है। अब इसमें हमारे पास एक ये ग्राफ, दूसरा। अब त्वरण है वो जो समय के सापेक्ष क्या है कांस्टेंट है, तो ये कहलाती एक समान त्वरीय गति, एक समान त्वरीय, और ये कहलाती है असमान त्वरीय गति। यहाँ पे दर्शाते हैं ए एन टी, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो आज अपन ने त्वरण देखा, त्वरण के विभिन्न ग्राफों में किस प्रकार अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। ओके, तो आज के लिए तो लेक्चर यही रहेगा, आगे अपन कल देखते हैं। धन्यवाद।